बीए फाइनल की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मुद्रा परिमाण सिद्धांत। अब तक हम मुद्रा परिमाण सिद्धांत में प्रतिष्ठित व्याख्या का अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा हमने फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत भी पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे मुद्रा परिमाण सिद्धांत में फिशर के द्वारा दिए गए सिद्धांत की आलोचना है। ठीक है, आलोचना में चूँकि आप ये देख सकते हैं कि फिशर ने जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत दिया वे काफ़ी अधिक मात्रा में वैज्ञानिक है और उन्होंने काफ़ी कुछ मांग और पूर्ति के तत्वों को समन्वित करने का प्रयास किया है, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें काफ़ी खामियां रह गई हैं। अगर हम उनकी कमियों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो पाते हैं, पहला यह है उनका जो सिद्धांत है वह अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। अन्य बातों के समान रहने पर ये जो मान्यता उन्होंने ली है और इन अन्य बातों के समान रहने पर उन्होंने जो मान्यता ली हैं, व्यापार की मात्रा का स्थिर होना और भी बहुत सारी, उनको हम डिटेल यहाँ पर पढ़ेंगे और इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या कमियाँ रही हैं। इसमें अगर हम देखते हैं अवास्तविक मान्यताओं में तो फिशर का जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत है वह मूल्य अथवा हम कह सकते हैं कीमतों को निष्क्रिय मानता है, जबकि कीमतें निष्क्रिय घटक नहीं है। कीमतें खुद भी मुद्रा की मात्रा, व्यापार की मात्रा तथा मुद्रा की चलन गति को प्रभावित करता है। बढ़ते मूल्यों से व्यापार बढ़ता है, मुद्रा का चलन वेग बढ़ता है और साख मुद्रा का प्रसार होता है। इस प्रकार मूल्य स्तर अपने आप में एक सक्रिय घटक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं, व्यापार की मात्रा अल्पकाल में परिवर्तनशील होती है। अगर मुद्रा परिमाण सिद्धांत की जो फिशर के द्वारा जो मान्यता ली गई है उसमें वह मानते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति को मानते हैं। पूर्ण रोजगार की जो स्थिति है वह दीर्घकाल में प्राप्त होती है, अल्पकाल में पूर्ण रोजगार प्राप्त होना संभव नहीं है। अगर हम देखते हैं, चूँकि अल्पकाल में मुद्रा की मात्रा अगर बढ़ती है, आप ये देखिए कि कीमतें भी अगर बढ़ रही हों तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में होगा। कोई भी व्यापारी कीमतों के बढ़ने पर उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा अगर बढ़ रही है, ठीक है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अनुसार, और इसकी वजह से कीमतों में वृद्धि हो रही है, तो कीमतों में वृद्धि होने से उत्पादन में भी वृद्धि होगी। क्योंकि फिशर ने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग वो मानते हैं कि वो कहते हैं कि सौदों की मात्रा क्या है, कांस्टेंट रहती है। वो ये मानते हैं अल्प रोजगार की स्थिति में सौदों की मात्रा स्थिर नहीं रहती है, वह परिवर्तनशील होती है। कीमतें बढ़ेंगी तो सौदों की मात्रा भी बढ़ेगी, व्यापार की मात्रा भी बढ़ेगी। दीर्घकाल में जाकर जब पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाती है तब जाकर वहाँ पर कीमतें, आप कह सकते हैं सौदों की मात्रा क्या है, स्थिर हो जाएगी। तब तक आप ये मानिए कि कीमतों में वृद्धि होगी तो सौदों की मात्रा में भी वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट है साख मुद्रा और वैधानिक मुद्रा में निश्चित अनुपात स्थिर नहीं है। फिशर का जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत जो कि हम देख चुके हैं, MV प्लस M-V- इक्वल्स PT। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि उन्होंने मुद्रा का चलन वेग और साख मुद्रा के चलन वेग को स्थिर माना है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर इकोनॉमी में बहुत कम मुद्रा है तो ऐसी स्थिति में सौदे करने के लिए वही मुद्रा बार बार सर्कुलेट होगी मार्केट में, तो इस परिस्थिति में मुद्रा का चलन वेग अपने आप ही बढ़ जाएगा। और अगर मान लीजिए इसके विपरीत स्थिति है, मुद्रा बहुत अधिक मात्रा में इकोनॉमी में है और व्यापार से भी ज़्यादा या वस्तुओं सौदों की मात्रा से भी ज़्यादा मुद्रा इकोनॉमी के अंदर है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत मुद्रा अधिशेष रूप से बची हुई रहेगी, यानी मुद्रा का चलन वेग कम हो जाएगा। तो मुद्रा का चलन वेग जो कि फिशर ने अपने इक्वेशन में स्थिर माना था, वह स्थिर ना होकर अस्थिर रहता है और वह कहीं ना कहीं मुद्रा की मात्रा के ऊपर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट है साख मुद्रा और वैधानिक मुद्रा में निश्चित अनुपात स्थिर नहीं रहता है।
इन्होंने इन दोनों के मध्य अनुपातों को स्थिर माना है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अनुपात स्थिर ना होकर परिवर्तनशील होते हैं और अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति अवास्तविक। ये आप मुद्रा के अगर प्रतिष्ठित सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि सभी अर्थशास्त्रियों ने अपने सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करने में कुछ अजप्शन लिए, और उन अजप्शन में उनकी जो मेन है वह है पूर्ण रोजगार की स्थिति। वह मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में हमेशा ही फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, और जो बेरोज़गार की स्थिति है वह बेरोज़गार उन्होंने ऐच्छिक बेरोज़गारी मानी है, अनैच्छिक नहीं, ऐच्छिक बेरोज़गारी मानते हैं वो लोग। तो इसमें आप कह सकते हैं कि वह पूर्ण रोजगार को हमेशा मानते हुए चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। पूर्ण रोजगार अल्पकाल में पूर्ण रोजगार जैसी कोई स्थिति नहीं पाई जाती है। दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की प्राप्ति होती है, और वह भी तब जब आपके पास में जो इकोनॉमी में जो साधन हैं वो पूरी तरीके से फुली यूटिलाइज होते हैं। नेक्स्ट है व्यापार चक्रों का स्पष्टीकरण नहीं करता है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत फिशर का जो है वह मूल्यों में उतार चढ़ाव की व्याख्या नहीं कर पाता है। मंदी के समय मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने के बावजूद मूल्य स्तर नहीं बढ़ता है। इसी प्रकार से तेजी काल में मुद्रा और साख की मात्रा में कमी करते रहने के बावजूद मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। ये सिद्धांत केवल दीर्घकालीन मूल्य परिवर्तन की व्याख्या करता है। व्यापार चक्रों में मूल्यों के उतार चढ़ाव की व्याख्या करने में असमर्थ और अपर्याप्त है। नेक्स्ट है समीकरण में असंगतियाँ। मुद्रा यहाँ पर जो मुद्रा की मात्रा की बात की गई है वह पॉइंट ऑफ टाइम से इसको कॉरिलेट किया गया है, यानी एम को हमने जो मुद्रा की मात्रा की हम जो बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से संबंधित है, यानी एक निश्चित समय पर मुद्रा की कितनी मात्रा है, ठीक है। और जब हम चलन वेग की बात करते हैं तो चलन वेग का संबंध पीरियड ऑफ टाइम से होता है, यानी यह एक आप कह सकते हैं कि एक वर्ष या एक समय अवधि में मुद्रा का चलन वेग का कैलकुलेशन किया जाता है, जबकि एक पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय बिंदु पर मुद्रा की मात्रा का अध्ययन किया जाता है। तो इस आप कह सकते हैं स्टॉक और प्रवाह आपस को इनको जोड़कर ये मुद्रा की टोटल सप्लाई के बारे में पता लगा रहे हैं, जबकि ये मुद्रा की मात्रा तो पॉइंट ऑफ टाइम में जोड़ा को कैलकुलेट किया जा रहा है पॉइंट ऑफ टाइम से, जबकि मुद्रा के चलन वेग को कैलकुलेट किया जा रहा है पीरियड ऑफ टाइम से। तो ये दोनों आपस में किस तरीके से कॉरेलेट किए जा रहे हैं इसको एक्सप्लेन फिशर सही तरीके से नहीं कर पाए। नेक्स्ट है मूल्य स्तर में परिवर्तन की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। परिमाण सिद्धांत मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से मूल्य में किस प्रकार परिवर्तन होता है उसकी प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं कर पाता है। मूल्य स्तर पर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है, अपितु मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से सबसे पहले ब्याज की दरों में परिवर्तन आता है। आप ये देखिए, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन आने से सबसे पहले आप ब्याज की दर में परिवर्तन आता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मान लीजिए मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी आती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी आने से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट चूँकि C+I+G इसका पार्ट होने की वजह से आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट से बढ़ने पर क्या होता है, इनकम या आउटपुट या रोजगार इनमें से कोई भी मान लीजिए उनमें परिवर्तन आता है। इनकम में वृद्धि होने से कंजप्शन में वृद्धि होती है, और कंजप्शन में वृद्धि होने से या कंजप्शन बढ़ने से कीमतों में परिवर्तन आता है, यानी जैसे ही उपभोग बढ़ेगा तो उस उपभोग की पूर्ति के लिए कीमतों में आप कह सकते हैं कि वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन आएगा, ये कीमतें बढ़ेंगी। तो मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से कीमतों की मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है वह डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट रूप से काफ़ी लंबा रास्ता तय करके होता है, ठीक है। नेक्स्ट है समीकरण के विभिन्न घटकों की परस्पर आश्रितता की अवहेलना। मुद्रा परिमाण सिद्धांत में मूल्य स्तर को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों में M, V, M', V', P, T को एक दूसरे से स्वतंत्र घटक माना गया है, जबकि यह परस्पर निर्भर घटक है। एक में परिवर्तन दूसरे सभी घटकों में परिवर्तन को जन्म देता है। इस प्रकार ये जानना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा घटक किस घटक को किस तरीके से प्रभावित कर पा रहा है, यानी यहाँ पर परस्पर निर्भरता की व्याख्या जो की गई है उसको भुला दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मुद्रा परिमाण सिद्धांत में तो समयांतर की इसमें उपेक्षा की गई है,
ठीक है। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन एकदम कीमत स्तर पे प्रभाव नहीं डालता है। ऐसा नहीं है कि करंट लगा बिजली का और या बिजली के करंट से तत्काल स्विच लाइट आ गई है। मुद्रा मैंने आपको जैसे समझाया है कि मुद्रा की मात्रा में कुछ भी परिवर्तन आता है तो इस वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट में परिवर्तन आता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में परिवर्तन आने से विनियोग में परिवर्तन आता है। विनियोग में परिवर्तन आने से आय, उत्पादन और रोजगार में परिवर्तन आता है। और आय बढ़ने से या इनमें परिवर्तन आने से आप कह सकते हैं कि कंजप्शन में परिवर्तन आता है। कंजप्शन में परिवर्तन आने से कीमतों में परिवर्तन आता है। तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है। ये डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि मुद्रा की मात्रा कीमतों को प्रभावित कर रही है। यहाँ मुद्रा की मात्रा कीमतों पर को प्रभावित कर रही है, लेकिन वो सर्कल काफ़ी लंबा है। और दूसरा ये है कि प्रपोर्शनेट चेंज हो ये भी ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमी कौन सी सिचुएशन पे है। ठीक है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है या अल्प रोजगार की स्थिति है। नेक्स्ट है अमौद्रिक तत्व की अवहेलना। मुद्रा परिमाण सिद्धांत में कीमत स्तर को प्रभावित करने वाले केवल मौद्रिक तत्व ही नहीं होते हैं, अपितु अमौद्रिक तत्व भी इसे प्रभावित करते हैं। अतः मानवीय आवश्यकताओं के विविधीकरण, उद्योगों के विस्तार तथा यातायात सुविधाओं के विस्तार के कारण व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है। अतः मूल्य स्तर में भी उतनी ही कमी आ सकती है। अपव्ययी स्वभाव, पुस्तक साख के प्रयोग, द्रुत यातायात के कारण चलन गति भी बढ़ सकती है और मूल्य स्तर भी बढ़ सकते हैं। मुद्रा के आयात, इसकी ढलाई, मुद्रा पदार्थ के खनन, बैंक नोटों के निर्गमन, बैंकिंग प्रणाली के स्तर आदि से मूल्य स्तर बढ़ सकते हैं। मौसम, फसल का आकार, प्रकार, आविष्कार, विदेशी व्यापार, मजदूरी, कर, सरकारी व्यय आदि भी मूल्य को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है ये एक पक्षीय सिद्धांत है और सामान्य मूल्य स्तर से विचलन करता है। इस सिद्धांत में आप ये देखिए, सिद्धांत जो है MV बराबर PT। यहाँ पर MV के ऊपर ही सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। PT यानी मुद्रा की मनी डिमांड के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पे मनी सप्लाई के ऊपर ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इस प्रकार यह क्या है, एक पक्षीय सिद्धांत हो गया जहाँ पर मुद्रा के मांग पक्ष को कम महत्व दिया गया है, जबकि मुद्रा के मूल्य निर्धारण में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों का बराबर महत्व होता है। नेक्स्ट है ये दीर्घकालीन सिद्धांत है, जबकि केन्स कहते हैं कि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस सिद्धांत का कोई महत्व नहीं रह पाता है, क्योंकि यह अल्पकाल में लागू नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है विभिन्न वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्य के ढांचे में परिवर्तन अस्पष्ट। प्रोफेसर हेयर्थ के अनुसार इस सिद्धांत में सबसे बड़ा दोष यह है कि यह सापेक्षिक मूल्यों के कलेवर में मौद्रिक घटकों द्वारा उत्पन्न परिवर्तनों की व्याख्या नहीं करता, जबकि व्यावहारिक दृष्टि से इनका महत्व सामान्य कीमत स्तर के परिवर्तनों की अपेक्षा अधिक है। नेक्स्ट है मुद्रा परिमाण सिद्धांत की तर्क विधि। इसमें नेक्स्ट है वस्तुओं के चलन वेग की उपेक्षा। वस्तुओं के चलन वेग की उपेक्षा। इस सिद्धांत में मुद्रा के चलन वेग की ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, वस्तुओं के चलन वेग के प्रभाव को भुला दिया है। वस्तुएं भी उत्पादन से उपभोग के बीच कई बार खरीदी बेची जाती है। अतः मुद्रा परिमाण सिद्धांत में वस्तुओं के चलन वेग को भुला देना उपयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट है मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव की उपेक्षा। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काफ़ी अधिक हो गया है और देश आपस में एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। अगर दूसरे देश में मूल्य बढ़ते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मूल्य स्तर पर भी पड़ता है। अतः मूल्य स्तर केवल देश में मुद्रा की मात्रा से ही प्रभावित नहीं होता है, अपितु दूसरे देशों के मूल्य स्तर से भी प्रभावित होता है। जैसे कि अगर आप वर्तमान समय में देखें तो कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव देश के अंदर भी कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से होता है। इसका मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट है मुद्रा परिमाण सिद्धांत की तर्क विधि उल्टी। इस सिद्धांत में मुद्रा की मात्रा कारण है तथा कीमत स्तर परिणाम है, जबकि आलोचकों के अनुसार कीमत स्तर में परिवर्तन स्वतंत्र रूप से होते हैं और कीमत स्तर में परिवर्तन मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन को जन्म देता है। अर्थात आलोचकों के अनुसार कीमत स्तर में परिवर्तन कारण है तथा मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन परिणाम है।
नेक्स्ट है केवल स्थैतिक अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त मुद्रा परिमाण सिद्धांत केवल स्थैतिक अर्थव्यवस्था के लिए ही में ही लागू होता है, लेकिन हमारा जगत जो है वह वास्तविक है, परिवर्तनशील है, प्रावेगिक है और गतिशील। एक परिवर्तन कई नए परिवर्तनों को जन्म देता है, अतः मुद्रा परिमाण सिद्धांत व्यवहारिकता से दूर और काल्पनिक है। नेक्स्ट है मुद्रा के संचय कार्य की उपेक्षा। इसमें मुद्रा के सिर्फ विनिमय कार्य के ऊपर ध्यान दिया गया है, जबकि मुद्रा विनिमय के अलावा सौदों के लिए, सतर्कता के लिए और साथ में सट्टे उद्देश्य के लिए, या हम कह सकते हैं कि मुद्रा का बचत के लिए भी उपयोग किया जाता है। मुद्रा को संचय करके भी रखा जाता है ताकि आकस्मिक परिस्थितियों में सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। नेक्स्ट है समीकरण के तत्वों का आंकलन करना कठिन है। समीकरण में जो तत्व दिए गए हैं एम वी डैश एम डैश पी, इनका आप सही तरीके से कैलकुलेशन करना काफ़ी मुश्किल है। ये परस्पर इतने आश्रित है कि इनको अलग करके इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में आनुपातिक संबंध संदेहास्पद। मुद्रा परिमाण सिद्धांत में इन दोनों के बीच में आनुपातिक संबंध बताया गया है, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जबकि आनुपातिक संबंध रहा हो। कीमत में परिवर्तन, व्यापार चक्र तेजी मंदी में के समय में परिवर्तन अनिश्चित रहता है। नेक्स्ट है नकद जमाओं और बचत जमाओं में अंतर की उपेक्षा। किन्स के अनुसार परिमाण सिद्धांत में नकद जमाओं और बचत जमाओं के अंतर को भुला दिया गया है। अधिविकट सुविधाओं के प्रयोग की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है ये सिद्धांत मुद्रा की क्रय शक्ति के बजाय नकद सौदे का मापक है। फिशर का जो सिद्धांत है ये है आप कह सकते हैं फिशर का कीमत स्तर उपभोग और उत्पादक दोनों प्रकार की वस्तुओं का मापक है, जबकि किन्स के अनुसार सामान्य कीमत स्तर में उत्पादक वस्तुओं का समावेश करने से मुद्रा की क्रय शक्ति का सही माप करना कठिन है, जबकि मुद्रा की क्रय शक्ति का सही माप केवल उपभोग वस्तुओं के समावेश से होना चाहिए। अतः यह सिद्धांत असंतोषजनक है, यानी यहाँ पर उत्पादक वस्तुओं के समावेश को शामिल किया गया है कीमत स्तर के माप के लिए, जबकि उपभोग वस्तुओं के समावेश को शामिल करना ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है मुद्रा का मूल्य कुल आय का परिणाम है, मुद्रा की मात्रा का नहीं है। मुद्रा का मूल्य वास्तव में आप कह सकते हैं आय के जोड़ का परिणाम है, न कि मुद्रा की पूर्ति का। अतः हमें कुल आय में होने वाले उतार चढ़ाव के कारणों की खोज करनी चाहिए। तो इस प्रकार हमें फिशर के परिमाण सिद्धांत की हमने आलोचनाएं देखी हैं। फिशर के मूल्य सिद्धांत मुद्रा परिमाण सिद्धांत का महत्व अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत काफ़ी दोषों से ग्रसित है, फिर भी यह सिद्धांत पूर्णतः बेकार नहीं कहा जा सकता। यह एक सामान्य प्रवृत्ति को बताता है। रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा परिमाण सिद्धांत मुद्रा का मूल्य समझने के लिए एक विचित्र सत्य है जिसका समझना वास्तविक जीवन में मुद्रा की मात्रा और वस्तुओं की कीमतों में संपर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक है। यद्यपि आजकल कोई भी अर्थशास्त्री मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर के प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध में विश्वास नहीं करता, फिर भी सिद्धांत में मूल्य स्तर को प्रभावित करने वाले सभी कारणों को एक स्थान पर इकट्ठा करने की सामान्य प्रवृत्ति का संकेत मिलता है। अतः आज भी सामान्य मूल्य स्तर को निर्धारित करने वाले घटकों की अगर हमें समीक्षा करनी है तो उसमें मुद्रा परिमाण सिद्धांत काफ़ी उचित प्रतीत होता है। ठीक है, मुद्रा प्रसार के खतरों पर नियंत्रण के लिए मुद्रा और साख का संकुचन किया जाता है और मुद्रा संकुचन से बचने के लिए मुद्रा एवं साख की मात्रा में वृद्धि की नीति अपनाई जाती है। अगर हम मुद्रा परिमाण सिद्धांत के ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो 19वीं शताब्दी में अनेक स्थान पर सोने चांदी की खोजों से प्राप्त सोना चांदी यूरोपीय देशों में निर्यात होने पर धात्विक मुद्राओं की मात्रा में वृद्धि से उनके मूल्य स्तर में वृद्धि हुई। इसी तरीके से प्रथम युद्ध काल में जर्मनी में मुद्रा की अत्यधिक मात्रा से सामान्य मूल्य स्तर काफ़ी बढ़ गया कि ये नियंत्रण से बाहर हो गया। इसी प्रकार अगर हम देखें 1930 की मंदी का महत्वपूर्ण कारण साख मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाना था। इसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध में अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से मूल्य स्तर बहुत अधिक बढ़ गया था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में हीनार्थ प्रबंधन की नीति और सस्ती साख नीति से कीमतों का स्तर तेजी से बढ़ा है। इस प्रकार ये सारी तथ्य ये है सिद्ध करते हैं कि मुद्रा की वृद्धि और कीमतों में वृद्धि इनके बीच में एक स्पष्ट संबंध स्थापित होता है। इस प्रकार आज हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।